उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूँ कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. We are confused. Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? डेप्यूटी चेयरमैन सर सुरजेवाल जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीजन ये है कि इसलिए तीसरी बार वहां पर बैठे हैं। सर कागज रखूंगा, इनके चोरी के कागज रखूंगा सर, इनके भ्रष्टाचार का कागज रखूंगा। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन लोकसभा में अमित शाह को किस बात पर बहुत गुस्सा आया, अखिलेश यादव के किस बात से हंगामा मचा और राज्यसभा में किस बात पर सभापति जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए, गडकरी ने किस बात पर कह दिया कि माफी चाहता हूं, और वक्फ संशोधन बिल 2024 जब लोकसभा में पेश किया गया तो ओवैसी ने क्या कहा, ये संसद की कार्यवाही से जुड़े आज के कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। पूरी कहानी बताएंगे आपको संसद में आज में। नमस्ते, मैं हूं निखिल। शो में अब आगे बढ़ते हैं। आज संसद में हुई घटनाओं के पन्नों को लोकसभा से पलटना शुरू करते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने नितिन गडकरी से एक सवाल पूछा, साथ ये भी कहा कि मैं पिछले हफ्ते आपको बहुत याद कर रहा था। गडकरी जवाब के लिए उठे, माफी मांगते हुए वो बोले कि प्रधानमंत्री जी ने ईरान भेजा था। इस बातचीत ने संसद के अंदर एक अलग रूप दिखाया, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। सर, I am grateful that you have commenced the work in the Shaktigarh highway, that's NH2. At the request I earlier made, you have commenced it long 3 years back. I'm not in the Dankuni, at the Dankuni. The overbridges are being done, flyover, etc. Especially at Maitipara, which is the gateway of the Calcutta. This overbridge is being constructed for long days, long months, months after months, and thereby there is a great traffic problem, great. And as you know, the ring roads also have been destroyed. I just request you in the form of this that you have done, you are doing it. Kindly expedite the matter, and when can it be finished? Okay. That's the thing I want to know. You are such an, I was thinking that whether you will be here or not. We were missing you in the last week. ऑनरेबल स्पीकर महोदय, लास्ट वीक में मैं ईरान प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, इसलिए नहीं था उसमें, तो वहाँ के प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि ये this subject is only related with the ring road of Anantpur in Andhra Pradesh. But Honorable Banerjee is asking me about the road in West Bengal. My request to him, I don't have the details about that project. After this question hour, my time is restricted for only member of parliaments. I am in my office and officers are there. Please come. I will try to resolve your issue and I will find out the option.
प्रश्नकाल पूरा होने के बाद सदन में शून्यकाल की घोषणा हुई। सदस्यों ने अपने अपने विषयों को सदन में रखा। दोपहर 1:02 का वक्त था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्त संशोधन बिल 2024 सदन में पेश किया। इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले बारी थी केरल के अलपुझा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की। उन्होंने इसका विरोध करते हुए सरकार को खूब घेरा। कहा कि इस बिल के जरिए ये लोग एक प्रोविजन रख रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हो सकता है। आपके जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बोर्ड का गठन किया, क्या कोई ऐसा भी सोच सकता है कि कोई गैर हिंदू अयोध्या मंदिर के लिए गठित बोर्ड का हिस्सा हो? आगे वो क्या बोले, आप सुनिए। You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics India people will not going to buy now. Now again you are trying to experiment that bill. उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह ने भी वक्फ संशोधन 2024 का विरोध किया। वो बोले कि इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। दोपहर 1:20 का वक्त हो रहा था। वक्त संशोधन बिल 2024 पर अपनी बात रखने के लिए पंचायती राज्य मंत्री ललन सिंह को मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाना चाहता है। कई और बातें भी कहीं जिन पर सत्ता पक्ष ने खूब मेजें थपथपाई। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, संस्था में
AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध किया। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listens, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने आसन पर कमेंट किया। आसन यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अपने संबोधन में वो ये भी बोले कि बीजेपी अपने हताश, निराश और कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश की टिप्पणी पर सदन में मौजूद अमित शाह को गुस्सा आ गया। तकरीबन 2 मिनट की इस बातचीत ने सुर्खियों की शक्ल भी ली। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को लेकर सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही विभिन्न दलों की मांग के अनुसार इसे संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर कहा कि सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया जाएगा। अब हम चलते हैं राज्यसभा, जहां सभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा आज खूब सुर्खियों में रहा। घड़ी में सुबह के 11 बज रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इस प्रक्रिया में वक्त हो गया 11:11। शून्यकाल शुरू हुआ और सदन में हंगामा होने लगा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की आवाज गूंज रही थी। विपक्ष विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का मुद्दा उठा रहा था। तभी डेरेक ओब्रायन का रवैया देख सभापति जगदीप धनखड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि अगली बार आपको बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। इस बीच विपक्ष सदन से वॉकआउट ही कर गया। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विनेश फोगाट के मुद्दे पर राजनीति उनका अपमान करना है। धनखड़ ये भी बोले कि जब हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि मेडल विनर को मिलने वाली सारी सहूलियतें विनेश फोगाट को भी दी जाएंगी, ये जानकारी मुझे खुशी देने वाली थी। लेकिन यहाँ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सदन में कुछ विषयों पर दलगत राजनीति से हटकर सोचना चाहिए, खासकर ऐसे मुद्दों को लेकर। विनेश की बात कर रहे थे। धनखड़ हाथ जोड़कर कुर्सी से उठे और ये कहते हुए चले गए कि वो आसन पर बैठने के लिए फिलहाल खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। पीठासीन उपसभापति हरिवंश की मौजूदगी में सदन में शून्यकाल पूरा हुआ। फिर प्रश्नकाल की घोषणा हुई। सदन में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रश्नकाल के दौरान नौकरियों से जुड़ा सवाल पूछा। सवाल ये कि पिछले 10 वर्षों में कितनी नौकरियों का सृजन हुआ। Sir, on 20th May 2024, Honorable Prime Minister said that they have created 6 crore jobs in 7 years. Within 58 days, Prime Minister changed on 13th July 2024 and said in 3 years they've created 8 crore jobs. Then on 12th July, a day before, one senior minister of the cabinet says in 10 years they've created 12.5 crore jobs. But sir, my question sir is, in Lok Sabha they answered that 22 crore people applied for government jobs but only 7,22,000 got. We are confused.
Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer? In last 10 years, how many jobs have really been created? रणदीप सिंह सुरजेवाला के अंदाज पर डॉक्टर मनसुख मांडविया थोड़ा नाराज दिखे। उन्होंने उठते ही कह दिया कि ये हमेशा भ्रमित ही रहेंगे। बाकी रही बात सवाल के जवाब की, तो वो भी आप सुन लीजिए। चेयरमैन सर, सुरजेवाला जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीज़न ये है कि इसलिए तीसरी बार वहाँ पर बैठे हैं और ये भ्रमित रहे हैं। इसलिए एक सामान्य, सुरजेवाला जी सुनिए, एक सामान्य लॉजिक है। कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है, कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है तो रोजगार सर्जित होता ही है और हमें तो प्राउड फील करना है, गौरव लेना है। कोविड के बाद डेवलप्ड कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है। वैसी स्थिति में हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ कब करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है, जब ट्रेड सेक्टर आगे बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, ये सब में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। और ये सबसे बड़ा सामान्य सेंस का विषय है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब देश में रोजगारी का सर्जन हो रहा है। छोटे मोटे फिगर बिगर लेके मत घूमते रहिए, अप्रिशिएट करिए। भारत सरकार देश में 3 अरे सर एक समय था जिसके पास डेटा क्रिएट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और डेटा ही क्रिएट नहीं होता था। कितने लोगों को रोजगार मिला, नहीं मिला। आज 2017-18 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं। आने वाले दिनों में 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। और ये तो मैकेनिज्म के तहत होगा। जो डाउन होगा तो डाउन होगा, अप होगा तो अप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है। 12:38 पर सभापति जगदीप धनखड़ वापस आसन पर आए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल कांवड़ कॉरिडोर और जोशीमठ में आ रही दरारों को लेकर था। पहले आप सवाल सुनिए, फिर उसका जवाब भी। कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ कॉरिडोर बनाने के लिए तकरीबन 33,000 बड़े पेड़ और छोटे मिलाकर के 1 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। तो क्या भारत सरकार के संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो भारत सरकार इस पे सहमति दर्ज करा रही है? दूसरा इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री नंबर 1 का /1 का उत्तर, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सप्लीमेंट्री 1 का /2 का उत्तर, ये विषय एनडीआरएफ देख रहा है। सवालों और उन पर जवाबों के बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू होने पर सदन में फाइनेंस बिल 2024 पर चर्चा शुरू हुई। सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। दोपहर के 3 बज गए और बारी आ गई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। अग्निवीर स्कीम पर सरकार को घेरते हुए संजय सिंह ने इल्जाम लगाया और बोले कि सरकार ने 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा, जो कि 43 कंपनियों का बाकी था, इसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए का तो कर्ज माफ कर दिया। संजय सिंह ने कंपनियों के नाम के साथ हिसाब किताब भी बताना शुरू किया। पीठासीन राजीव शुक्ला ने हंगामा देखते हुए ऑथेंटिकेट करने को कहा। बोले कि वक्त पूरा हो चुका था। संजय सिंह लेकिन चुप नहीं हुए तो राजीव शुक्ला बोले, इनका माइक बंद कीजिए। सर कागज रखूंगा, इनके चोरी के कागज रखूंगा सर, इनके भ्रष्टाचार का कागज रखूंगा। ये देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, नौजवानों का कर्जा माफ नहीं करते, मैं कागज रखूंगा सर। ये तो रही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। बाकी वक्फ बोर्ड क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ये हमने आसान भाषा में तफसील से समझाया है। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दी ललन टॉप शो भी आप देख सकते हैं। बाकी संशोधनों को लेकर अब जेपीसी में बात होगी। फिर जब यह बिल दोबारा सदन में टेबल किया जाएगा तो हम आपको इसकी डिटेल्स भी ज़रूर देंगे। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी सदन की जो बातें शो में शामिल नहीं हो पाई वो आपको मिलेंगी दी ललन टॉप पर। आज का शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने और कैमरे के पीछे जतिन थे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।